नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। क्लासेस छोटी नहीं है, क्लासेस आपको समझाने के लिए दी गई हैं ताकि आप चीज़ों को समझिए और चीज़ों को करते चलिए, क्योंकि एंशिएंट से ज़्यादा सवाल आते ही ऑलरेडी मैंने अपनी पहली क्लास में आपको व्याख्या कर दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, देखिए मुद्दा ये है कि पढ़ाते वक्त, ठीक है, ये एक ऐसा सिलेबस है जिसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्या कहते हैं सहारा लेना पड़ता है। आप पूछते हैं सर 2-3 किताब बता दीजिए, आप किताब मत पढ़िए, आप मेरे साथ नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे तो मैं ऑटोमेटिक आपको किताबें बता दूंगा। मुद्दा ये है कि आज का जो टॉपिक है वो है मध्य पाषाण काल। ठीक, पाषाण पूरा पाषाण काल में तीनों हिस्से आपको मैंने बताए थे। तो आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। हमने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल बहुत लेट में जोड़ा गया। ठीक है, हुआ क्या कि जब हिम युग का अंत हो गया, ठीक है, और अभी नूतन युग मतलब हेलोसीन एज चालू हुआ। ठीक, तो उस समय क्या था, हेलोसीन एज जब चालू होता है हिम युग के बाद, तो बर्फ वगैरह पिघलने लगी। पिघलने के साथ साथ नदियों का निर्माण होने लगा, जलवायु शुष्क होने लगी। और क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जानवर होते थे जैसे रेनडियर, ठीक है, डायनासोर, मैमोस, ये सब क्या थे जिनको लोग पहले खाते थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। अब जब ये विलुप्त हो रहे हैं तो मनुष्य खाएगा क्या? सारे बड़े बड़े जीव विलुप्त हो गए जब हिमयुग का अंत हुआ। नदी बही, ठीक, लोग अब नदियों के किनारे अपने खाने को खोजने लगे। तो अब लोग क्या किए कि जब वातावरण शुष्क हुआ तो घास फूस उगना प्रारंभ हो गया, घास वगैरह। तो लोगों ने घास को भी खाना चालू किया, जंगली घासों को। उसके साथ साथ मछली, मेढक जो नदियों में पाए जाते हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ और भी छोटे छोटे जानवर, कछुए हो गए, मछली हो गई, इन सब का शिकार करना चालू किया। तो इनके शिकार के लिए अब लोग औजार भी उस हिसाब से डेवलप करेंगे। बात समझने प्रयास करिएगा। तो अब जो औजार बनने लगे वो जैसे तीर का ज्यादा प्रयोग होने लगा, नुकीले टाइप का। जल में मछली है, मारे, निकाले, खाए। ठीक, तो मुद्दा क्या है कि अब औजार जो था वो और ज्यादा नुकीला होने लगा। और मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक जिन औजारों का प्रयोग हुआ उसमें तीर का ज्यादा उपयोग किया गया। पहले भी जो पहले से औजार चले आ रहे थे, खुरचनी, बेदनी, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब भी चल रहे थे। लेकिन मनुष्य क्या किया कि अपने हिसाब से वातावरण या जलवायु के बदलने से अपने हिसाब को उसमें ढालने के लिए अपने हिसाब से औजारों का आविष्कार किया। क्योंकि इस समय छोटे छोटे औजारों का आविष्कार हुआ, ठीक है, छोटे मतलब लकड़ी के ऊपर कहीं पर मतलब इस डिजाइन के औजार लगाते थे, जैसे ये चंद्राकार, ठीक है, इस प्रकार का, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का। ये जो औजार थे ऊपर के, ये हड्डी के भी होते थे, पत्थर के भी होते थे, ये नुकीले होते थे। इनसे ये खरगोश का शिकार, कछुए का शिकार, मछली का शिकार, मेढक का शिकार, तमाम चीजें करते थे। तो चूंकि छोटे छोटे औजारों का आविष्कार इस युग में हुआ, इसीलिए इसको मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल कहा गया। एकदम समझते जाइए। अब थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग वाकई बहुत ज्ञानी हैं जो लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की। मनुष्य नदियों के पास रहने लगा, जलवायु शुष्क होने लगी, मनुष्य अब जानवर खाने लगे, छोटे छोटे जानवर, ठीक है, जिसमें भेड़, बकरी, ये सब भी आने लगे। इसके साथ साथ मनुष्य जो थे उन्होंने पशुपालन को भी प्राथमिकता दे दी। मतलब यह था कि अब वो पशु को अपने शिकार के रूप में नहीं, अपने सुरक्षा के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। भाई कुत्ता था, पालतू था, सबसे पहला पशु जो पालतू बना कुत्ता था, कुत्ता पालतू था, उसको भाई शिकार के लिए दौड़ा दिए, खरगोश को पकड़ लिया, दौड़ा दिए, मछली को पकड़ लिया। तो अब ये पशुओं का जो क्या कहते हैं, जो पशुपालन चालू हुआ, ये इसका सबसे पहली शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। और सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो राजस्थान के बागौर जिले से मिले हैं। इसके साथ साथ आदमगढ़ से भी पाया गया है। कहां से पाया गया है? आदमगढ़ से। तो पशुपालन से एक जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया
कि मगर पशुपालन हो रहा है तो मनुष्य कहीं ना कहीं स्थायी निवास भी व्यतीत कर रहा है। जैसे मदाहा, दमदमा, सराय नहर, ये सब कुछ ऐसे प्रतापगढ़ कालीन स्थल हैं जहां से गर्तावास के साक्ष्य पाए गए। गर्तावास के साक्ष्य कहने का मतलब कि लोग गड्ढे में घर बनाकर रहने लगे। गड्ढे में घर बना के रहने का मतलब क्या है कि जब वो गड्ढे में घर बनाते थे तो वहां पर वो पिलर का प्रयोग करते थे। ठीक, मतलब कि वहां पर मनुष्य जो है, जो स्थायी निवास कर रहा है, अब वो घर बनाना सीख गया जिसमें वो पिलर का प्रयोग कर रहा है ऊपर से सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ मनुष्य खाना क्या खा रहा है, मतलब कई जगह से, जैसे दमदमा से, ठीक है, होशंगाबाद जिले से सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। सिलबट्टे में जंगली घास पिसी हुई पाई गई। तो यहां से इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य अब पशु के साथ साथ घास वगैरह भी खाना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ साथ मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला वृक्षारोपण मतलब प्लांटेशन का जो साक्ष्य है वो भी राजस्थान से, मतलब मध्य पाषाण काल से पाया गया। उसके साथ साथ क्या है कि कई जगह पर मानव समाधान मिले, मतलब मनुष्य के अंदर जो भय वाली बात थी वो तो नौ उच्च पाषाण काल से ही, मतलब मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल से ही आ गया था, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिली थी हड्डी से निर्मित। अब क्या है, लोहदा नाला में बताया था, तो मनुष्य में भय था, भय के साथ साथ मनुष्य में आस्था भी जागृत हुई, और वो आस्था का जो साक्ष्य मिलना चालू हुआ, वो आस्था का साक्ष्य मनुष्य को चालू हुआ मध्य पाषाण काल से मिलना। ये आदमी मर रहे, उनको दफनाया जाए। यहां पर युगल समाधान मिलते हैं, एक साथ दो मनुष्य को दफनाए हुए, कहीं कहीं पर 14 लोगों को एक साथ दफनाया हुआ पाया गया। तमाम स्थलों के बारे में भी आपको हम लिखाएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मनुष्य ने पशुपालन करना चालू किया, जलवायु को अपने अनुरूप ढाला और छोटे छोटे पशुओं का शिकार करना चालू किया। उसके साथ साथ मनुष्य क्या है, रहने के लिए आवास बनाना चालू किया। भोजन के लिए मनुष्य ने सिलबट्टे का प्रयोग, मतलब अब मनुष्य खुद में स्टेबल होना स्टार्ट हो गया। जब तक मनुष्य में खुद स्टेबल नहीं होगा तब तक हड़प्पा आते आते नगरीय सभ्यता का कोई भी ऐसा साक्ष्य हमें मिलता ही नहीं। तो मनुष्य के अंदर जो स्टेबिलिटी आई उसकी शुरुआत कब से हुई, मध्य पाषाण काल से। अगली जो सबसे बड़ी खास बात आती है आग को लेकर, ठीक है। कहा जाता है कि जनरली आग का प्रयोग करना मनुष्य नवपाषाण काल में सीखा। ये एक मतभेद टाइप का है, क्योंकि आग की जो खोज हुई थी, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मनुष्य उस समय आग का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि सराय नहर राय से चूल्हे पाए गए हैं, चूल्हा का साक्ष्य पाया गया है, जिस ठीक, तो चूल्हे से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जो है वो भोजन बना सकता था, और मनुष्य भोजन बना रहा है, ठीक, तो मनुष्य कृषि भी कर सकता होगा। तो कृषि, भोजन, पशुपालन, ये मनुष्य को दफनाना, इन तमाम चीजों की शुरुआत कब से मानी जाती है, मध्य पाषाण काल से। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम आपके साथ आपके लिए लिख देते हैं, आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, हिमयुग के अंत के साथ पूरा पाषाण काल का अंत हो गया और मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई, ठीक। जलवायु शुष्क हो गई, ठीक। बड़े जानवर विलुप्त होने लगे, तो मनुष्य
जंगली घास और हिरन, खरगोश, मछली, इत्यादि जैसे जानवरों का शिकार करने लगा। इसके साथ साथ सूक्ष्म औजार बनने लगे और इनकी आकृति मतलब शेप और इनकी आकृति चंद्राकार, ठीक, चंद्राकार, उसके साथ साथ समलंब मतलब इस शेप का, ठीक है, और त्रिभुज, ये तमाम आकृतियों के औजार क्या हुआ, मिलना चालू हो गए। चलिए इसको लिखिए फट से। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर सबसे पहले इन सूक्ष्म औजारों की जानकारी किसने दी, या इन सूक्ष्म औजारों के बारे में पता कैसे चला। तो 1867 में सीएल कार्लाइल ने सबसे पहले मिर्जापुर के बिंद क्षेत्र से इन सूक्ष्म औजारों को खोजा था, लेकिन मध्य पाषाण को जो मान्यता प्राप्त हुई वो कब से प्राप्त हुई, 1970 से। और इन सूक्ष्म औजारों में ये लोग चर्ट, फ्लिंट, जिप्सर, तमाम चीजों के पत्थरों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले सूक्ष्म औजार की खोज अठारह सौ 67 में कार्लाइल ने मिर्जापुर के बिंद के क्षेत्र से किया। परंतु मध्य पाषाण को मान्यता 1970 में मिली। इसके साथ मैंने क्या कहा कि मनुष्य पशुओं के शिकार के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। ठीक, लिखिए। तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर नामक स्थान से मिला था, जिसकी खोज बीएन मिश्रा ने 1878 और 70 के आसपास की थी, सॉरी 1868 और 70 के आसपास की। उसके बाद होशंगाबाद जिले के आदमगढ़ से भी पशुपालन का साक्ष्य पाया गया, जिसकी खोज 1964 में खरे के निर्देशन में या खरे के मार्ग
दर्शन में हुई। तो आपको सवाल ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से कहां कहां से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य पाए गए। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, आपका ऑप्शन हो सकता है ऐसे चार्ट हो दे जिसमें आपको आदमगढ़ और बागौर को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से मिला है। जिसकी खोज 1868 और 70 में, ठीक है, जिसकी खोज 1968 और 70 में वीएन मिश्र ने किया था। किसने किया था? वीएन मिश्र ने। ठीक, उसके बाद हमने आपसे क्या कहा, आरबी जोशी और एमडी खरे के निर्देशन में उन्नीस सौ 64 में होशंगाबाद के आजमगढ़ जिले में पशुपालन के साक्ष्य पाए। इसमें से कई लोग होंगे कहते होंगे सर लिखाइए मत करिए, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लिखना अति आवश्यक है। ठीक, बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। क्लियर, इसको लिखिए। चलिए, सफलता नहीं मिली तो मतलब आपने नोट्स आज तक सही से नहीं बनाया। हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं हो गया होगा। हमने कहा कि इस काल में मानव जो थे वो जंगली घास को पीस कर खाते थे या पीते थे, और उन जंगली घास के साथ साथ ये मेढक और मछलियों को भी पीस कर खाते थे। तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर राय, ठीक है, दमदमा और मदहा से, और इसके साथ साथ बागौर से और कुछ अन्य स्थलों से सिलबट्टे के साक्ष्य पाए गए हैं। और उस सिलबट्टे पर जंगली घास पाई गई है, जहां से यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यपाषाण कालीन लोग जो थे वो पीस कर, ठीक है, जानवर और घास को मिलाकर पीस कर क्या करते थे, खाते थे। तो प्रतापगढ़ के सराय नहर राय, दमदमा और मदहा से, ठीक, तीनों स्थान लिख दिया हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सराय नहर राय, दमदमा और मदहा तो प्रतापगढ़ जिले और राजस्थान के बागौर जिले से सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। जिसमें
जंगली घास। पिसी हुई क्या हुई है, पाई गई है। इसके साथ साथ इस काल के जो लोग थे उनमें विकास हुआ और वो हड्डियों की माला भी बनाने लगे। हड्डी और पत्थर की गुड़ियाओं के वो क्या करते थे, माला बनाते थे। जैसे कि 36 गुड़िया का माला जो है, ठीक है, वो बागौर से मिला है जिसमें 36 गुड़ियाएं लगी हुई हैं और उन गुड़ियाओं के बीच में, गुड़िया होती है ना, गुड़िया, उन गुड़ियाओं के बीच में कहीं कहीं पर हड्डी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसको लिखिए फिर बताते हैं। इस काल के लोग हड्डी के औजार के साथ साथ हड्डी का आभूषण भी बनाते थे। ठीक, लिखिए फिर बताते हैं कहां कहां से पाया गया। बागौर से 36 गुड़िया की माला पाई गई है। जिसमें बीच बीच में हड्डी का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रतापगढ़ के सराय नहर राय से, मतलब जब खुदाई हुई तो वहां पर मृग के सींग, मतलब सींग जो होता है उनके छल्ले पाए गए हैं, सींगों से बनाए हुए छल्ले पाए गए। तो सराय नहर राय से मृग के सींगों के छल्ले पाए गए हैं और यहीं से ही गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं जहां मनुष्य लकड़ी को जमीन में गाड़कर पिलर के रूप में इस्तेमाल करता था। ठीक, लिखिए। इसके साथ साथ सराय नहर राय और मदहा से, ठीक है, सराय नहर राय और मदहा से गर्ता आवास चूल्हे के, या गर्ता आवास मतलब जब गर्ता आवास रह रहे हैं तो चूल्हे भी वहीं रखेंगे, तो गर्ता आवास चूल्हे प्राप्त हुए हैं जहां से राख पाई गई। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य भोजन बनाना स्टार्ट कर दिया था और आग का प्रचलन भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इस बात में अपवाद है कि आग का प्रचलन चालू कब हुआ। ठीक, तो लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि सर अगर आग, चूल्हा मिला है और आग का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं तो भाई बर्तन भी, बिना बर्तन पे खाना तो बनेगा नहीं। तो यही रीजन है कि इस समय चाक का आविष्कार नहीं हुआ। चाक जिसपे कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्य हाथों के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाता था और उस पर जो
आकृति पाई गई है, जिसे रस्सी के द्वारा, मतलब गीली मिट्टी का बर्तन बना है हाथ से और रस्सी के द्वारा उसमें डिजाइन दी गई है, दबा दबा के रस्सीदार डिजाइन। ठीक है, तो ऐसे जो मिट्टी के बर्तन मृदभांड मतलब मिलना चालू हुए, वो कब से चालू हुए? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, सराय नहर राय और मदहा से गर्त चूल्हे के साक्ष्य पाए गए हैं। जहां से राख मिली है। ठीक, समझते हैं? ये सब सवाल आपको पूछा गया सवाल है। ठीक है, बेलन घाटी के चौपानी मांडो से बेलन घाटी के चौपानी मांडो से हाथ के बने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जिस पर रस्सी से आकृति बनाई गई है। ठीक, इसी प्रकार का जो मृदभांड है वो महगढ़ा से भी मिला था। इसी प्रकार का मृदभांड बेलन घाटी के महगढ़ा से पाया गया था। चलिए लिखिए। हमने क्या कहा कि इसी काल में जो मनुष्य था वो क्या करने लगा? वो मनुष्य जो था वो शवों को दफनाने लगा। तो मध्य पाषाण काल में शवों के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला गुजरात, यहां के लंघनाथ से चौदह मानव कंकाल के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, 14 मानव कंकाल एक साथ दफनाया गया है, पाए गए हैं, जो दाहिनी ओर करवट लिए हैं। क्लियर? प्रतापगढ़ के सराय नहर राय से भी चौदह मानव के कंकाल पाए गए हैं। और एक कंकाल के सिर में तीर घुसा हुआ
पाया गया है। इसके साथ साथ दमदमा से 41 कब्रें पाई गई हैं, ठीक है, जहां पर 5 कब्रों में युगल समाधान पाए गए। युगल समाधान मतलब एक साथ दफनाया हुआ। और एक जगह 3 कंकाल एक साथ पाए गए हैं एक कब्र में, जहां पर 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। तो दमदमा से 41 कब्रें मिली हैं, जिनमें 5 कब्रों में युगल समाधान और एक कब्र में तीन कंकाल एक साथ पाया गया है। इसके साथ साथ लिखुनिया या लेखनिया से मिर्जापुर के लेखुनिया या लेखनिया से 17 मानव कंकाल पाए गए हैं, जिसमें केवल 10 के ही लिंग का पता चला है। उसमें से 7 पुरुष और 3 महिला, 5 के लिंग के बारे में जानकारी नहीं है। अब यहां पर जब ये आपका पाषाण काल खत्म होगा, जब मैं आपको सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे सवाल बनते हैं। ये इतनी जगहों से क्या पाया गया है, मानव कंकाल पाया गया है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में जो मध्य पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं, उनको टेरी संज्ञा दिया गया, एक समूह को टेरी। टेरी नाम ये होता है कि जहां पर बालू को इकट्ठा करके बालू के टीले बनते हैं, उसको टेरी कहा जाता है। तो वहां पर जब दक्षिण भारत में मध्य पाषाण कालीन की खोज हुई, तो बालुओं के टीलों से हटाकर उनको बालू के नीचे सूक्ष्म औजार मिले, जिसको टेरी की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो दक्षिण भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल को टेरी कहा गया। टेरी मतलब क्या कि बालू के टीले, ठीक है, बालू के टीले जो होते हैं उनके नीचे छोटे औजार पाए गए, इसको हम टेरी समूह की संज्ञा दिए हैं। थोड़ा सा इनके नाम हमको याद नहीं रहते ज्यादा, दोस्तों उनको देखता हूं। तो जो दक्षिण भारत के जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में है तिरुनेलवेली, ठीक। कर्नाटक में है जलालहल्ली, और आंध्र प्रदेश में है नागार्जुनकोंडा और गिहदलूर। ये सब नाम बहुत टिपिकल है, क्योंकि पाषाण काल से सवाल ना ही क्या कहते हैं आपके IAS पीसीएस में आते नहीं, इसके नाम बड़े टिपिकल, थोड़ा सा इसमें सहारा लेना पड़ रहा है, उससे क्षमा चाहता हूँ। ये हैं दक्षिण भारत के मध्य पाषाण कालीन स्थल। इसके साथ साथ कि इस काल के जो मनुष्य थे, उनकी चित्रकारी भी उत्तम अवस्था में आई। कई जगह से इनके शैलासरों के साक्ष्य मिले हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण है भीमबेटका। उसके बाद लेखुनिया से भी मिले हैं, ठीक है, तमाम जगह से। तो उन चीजों को मैं लिख देता हूं। भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं से चित्रकारी के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक के कूपागल्लू, उत्तर प्रदेश के मोरहाना पहाड़, लिखुनिया और बगहीखोर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से जलाश्रयों के साक्ष्य, ठीक। मुरहाना पहाड़ है, लिखुनिया है, बगहीखोर है, ठीक है, कर्नाटक में कूपागुल्लू है। ये तो ये था आपका पूरा क्या, मध्य पाषाण काल। इन चीजों को लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नोट साथ में बनाते रहिएगा। अभी थोड़ी सी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही क्योंकि बहुत बोरिंग टॉपिक है पाषाण काल। जब हड़प्पा में एंट्री करेंगे तब वो इंटरेस्ट होगा उसमें। तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हमारी मुलाकात फिर कल होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।